गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज हम NCERT कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का पाठ 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य से पहला प्रश्न फिर से याद करें। निम्न रिक्त स्थान भरें। का अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। तो पहले खालिस्तान में आप भरेंगे जंगली और बर्बर। ख झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डैश कहा जाता है। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को बिखेरना कहा जाता है। तो खालिस्तान में आप भरेंगे बिखेरना। ग मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया। तो तीसरे खालिस्तान में आप भरेंगे भूमि का। ग असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो घ के पहले खालिस्तान में चाय बागानों, क्योंकि असम में चाय के बागान हैं, और दूसरे खालिस्तान यानी बिहार की कोयला खानों। बिहार में कोयले की खान है, तो यहाँ पर भरेंगे चाय बागानों पहले खालिस्तान में और दूसरे खालिस्तान में कोयला खानों। प्रश्न 2 सही या गलत बताएं। का झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। प्यारे बच्चों, ये विकल्प गलत है, क्योंकि झूम खेती में बीजों को रोपा नहीं जाता, बीजों को बिखेरा जाता है, इसलिए ये गलत कथन है। दूसरा, व्यापारी संथालों से कृषि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। यह कथन सही है, तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। ग बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। यह कथन भी बिल्कुल सही है बच्चों, तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। ग अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, और ये गलत ऑप्शन है प्यारे बच्चों। अंग्रेज कभी भी ये नहीं चाहते थे कि आदिवासियों की जीवन पद्धति बचे, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्न 3 ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? इसका उत्तर देखते हैं। चलिए, घुमंतू काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। पहली, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। दूसरा, घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। तीसरा, घुमंतू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे घुमंतू खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। प्रश्न 4
औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? उत्तर, आदिवासी मुखियाओं की ताकत में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। तीसरा, आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी, अब वह ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए। प्रश्न 5, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? उत्तर, पहले जानते हैं दिकु किसे कहते हैं। आदिवासी मिशनरी, सूदखोर, हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दिकु कहते हैं। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के निम्नलिखित कारण थे। पहला, आदिवासी दिकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। दूसरा, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। तीसरा, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं। और चौथा कारण था, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। प्रश्न 6, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षित क्यों लग रही थी? उत्तर, बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग। पहला, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। दूसरा, बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जहां मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। तीसरा, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। और चौथा, बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। प्रश्न 7, आइए करके देखें। अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें। उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, जैसे जात्रा उर्राव। जात्रा उर्राव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उसके नेतृत्व में 1914 से 1919 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उरांव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों की जमीन नहीं जोतेंगे तथा कुली या मजदूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन महतो तथा ग्राम प्रधानों के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। जात्रा को
उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आए। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार इस उत्तर में यात्रा उर्राव का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आप किसी अन्य आदिवासी विद्रोही की कहानी भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सुना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।